साथियों नमस्कार। आज हम आपके पास एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था आपसे कि भारत का मतलब पॉलिटी को प्रारंभ से बिल्कुल मैं शुरू करूंगा और वही मैंने आज से प्रारंभ किया है। इसमें भारत का संवैधानिक इतिहास, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। दरअसल जैसा कि आप जानते हैं, मुगलों का पराभव हो रहा था और उसी जगह को भरने के लिए ब्रिटिश अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से यहाँ पर काबिज हो रहे थे। तो दरअसल जब हम भारत का संवैधानिक इतिहास पढ़ते हैं तो हमें काफ़ी पीछे जाना पड़ता है, यानी हमें ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभ से इसका इतिहास प्रारंभ होता है। दरअसल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना उस समय की तत्कालीन ब्रिटेन की तत्कालीन महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में एक राजलेख के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों का के लिए व्यापार करने का लाइसेंस दिया था कि वो पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सके। और इसी क्रम में उस समय था क्या, इसमें 217 शेयर होल्डर थे, साझीदार थे। और उस समय उसकी नेट जो पूंजी कितनी थी वो थी 30,133 पाउंड, जो कि बाद में बहुत ज़्यादा बनी और भारत में 200 से अधिक वर्षों तक राज भी किया। तो इसके बारे में आपको हम ये बताना चाहते हैं कि जो उनका शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी और उसका जो काम था वो एक परिषद को सौंप दिया गया था। तो उसमें एक गवर्नर होता था, एक डिप्टी गवर्नर हो गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर, और 24 जो सदस्य होते थे वो सभी मिलकर इस व्यापार को करते थे। अब दरअसल जैसे समय के साथ उसमें कई समस्याएं आ गई। उनको एक तरीके से कहा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर पहला संसदीय नियंत्रण जो स्थापित हुआ वो रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ही हुआ। तो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे। उन्होंने सेक्रेट कमेटी के सुझाव पर रेगुलेटिंग एक्ट का रेगुलेटिंग एक्ट का गठन किया। कितना? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। अब दरअसल इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखना। दोनों ही, चूंकि इसके केंद्र कौन कौन थे, 2 जगह थे, एक भारत और इसके। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि भारत का जब संवैधानिक इतिहास हम पढ़ेंगे तो देखो 2 तरीके से 2 भागों में बांट कर पढ़ना होगा और 2 भागों में भी हमें इसके कई पार्ट बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जब हम पढ़ेंगे तो रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, 33 और 53, और इसके बाद ये आपका ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत पढ़ना होगा। तो फिलहाल हम अभी रेगुलेटिंग एक्ट और ये जो इसके अंतर्गत आ सकते हैं, चार्टर एक्ट 1793 तक, इसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, इसकी हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, देखो ये है आपका रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ का उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे, ब्रिटिश पीएम लॉर्ड नॉर्थ, इन्होंने किसकी सिफारिश पर? सेक्रेट कमेटी, गुप्त समिति की सिफारिश पर इसका, तो सेक्रेट कमेटी, ठीक है, गुप्त समिति की सिफारिश पर इन्होंने इसका गठन किया था, रेगुलेटिंग एक्ट का। अब देखिए इसके बारे में हम आगे वो करते हैं, कितने इसका उद्देश्य क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखना और उसको पर्यवेक्षण करना। तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के 2 मुख्य केंद्र कौन थे? भारत और इंग्लैंड। देखिए, मुख्य केंद्र कौन थे? ये है आपका भारत और इंग्लैंड। अब देखिए, इसको चलाने वाली संस्थाएं कौन कौन सी थी?
इसमें दो संस्थाएं हुआ करती थी जो इस पे पर्यवेक्षण या सुपरविजन का कार्य करती थी। ये इंग्लैंड में थी। कौन कौन से? एक था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कौन दो संस्थाएं थी? ये संस्थाएं कौन कौन थी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और दूसरा था कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। प्रोप्राइटर्स। देखिए, इसमें जब ये आपकी रेगुलेटिंग एक्ट नहीं बना था उसके पहले जो इनका बिजनेस था, इसको संभालने के लिए एक परिषद हुआ करती थी जिसमें एक गवर्नर होता था, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर और 24 अन्य सदस्य होते थे। बाद में इसे निदेशक मंडल या ये सब नाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का नाम दिया गया। तो इसमें मेन चीज़ ये है कि इसमें दो ये जो होते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। दरअसल इसमें ये जो थे, ये लोग होते थे, यही इसका चुनाव करते थे। पहले इनके सदस्यों का जो चुनाव होता था 1 वर्ष के लिए होता था, और इसमें एक सबसे बड़ी बात ये थी कि वही लोग चुनाव में हिस्सा ले सकते थे जिनका 500 पाउंड, जिनकी अंशधारिता जो है 500 पाउंड हो। जिनकी अंशधारिता कितनी हो? 500 पाउंड। ये है आपका 500 पाउंड। वही लोग इसमें चुन सकते थे एक बार। अब जब रेगुलेटिंग एक्ट बना 1773 में, कब बना? 1773 में। तब क्या किया गया? तब उन लोगों को, पहले इनका कार्यकाल कितना होता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो 24 सदस्य होते थे 1 साल होता था, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट के बाद इनका कार्यकाल 4 वर्ष कर दिया गया। कितना वर्ष था कार्यकाल? कार्यकाल कितना वर्ष कर दिया गया? 4 वर्ष। और प्रत्येक वर्ष 1/4 अवकाश प्राप्त करते थे। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। 1/4। तो देखो, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कितनी चीजें ध्यान देनी है। पहली बात तो ये, अब इनका अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों को कौन चुन सकता था? अब वो लोग चुन सकते थे जिनकी अंशधारिता 1000 पाउंड हो। ठीक है, 1000 पाउंड। ये 1000 पाउंड, पहले कितनी थी? 500 पाउंड। अब देखिए, हम आपको इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहे हैं जो आपको परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान देनी। जैसे इस एक्ट के बाद बंगाल के गवर्नर को इस एक्ट के बाद, बंगाल रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया? बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मुझे लगता है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि तीनों प्रेसिडेंसियां कौन कौन सी थी? एक बंगाल थी, बंगाल, मद्रास और बंबई। ये तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब देखिए, सबसे बड़ी बात अब इसमें क्या आती है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्व है, वो ये कि इसका बहुत पूछा जाता है। अक्सर प्रश्न में गलती भी होती है। गलती क्या होती है? यदि आपसे पूछा जाए बंगाल का गवर्नर कौन था, तो बंगाल का गवर्नर काफी मुश्किल होती है बताना। बंगाल का गवर्नर, प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। ये सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। मुझे लगता है ये चीज समझ में आ गई होगी। गलती इसमें नहीं करिए, परीक्षा में यही प्रश्न पूछा जाता है और गलती। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? यही वारेन हेस्टिंग्स।
यदि आपको ये चीज आती है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आती। और अब आता है भारत का गवर्नर जनरल कौन था, याद रखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक। हालांकि मैंने बीच में थोड़ा अलग हो गया इस मार्ग से, लेकिन बात समझिए इसको। यहाँ पर भारत का गवर्नर जनरल कौन था, प्रथम लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अब आते हैं अपने रेगुलेटिंग एक्ट में। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि रेगुलेटिंग एक्ट में जो गवर्नर जनरल और जो उसकी परिषद थी, उसमें कितने 4 सदस्यीय गवर्नर जनरल एवं परिषद का गठन किया गया था। इसमें इसका गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। इसकी परिषद के 4 सदस्य कौन कौन थे, ये है आपका फिलिप फ्रांसिस। कौन था, फिलिप फ्रांसिस। दूसरा क्या था, मानसन, बारवेल, और एक कौन था, क्लेवरिन। तो देखिए ये चीज आपको समझ में आती है, बहुत पूछा जाता है परीक्षा में। ये चीज बहुत पूछी जाती है कि बंगाल जो गवर्नर जनरल कौन था, उसकी परिषद के सदस्य कौन कौन थे। हो सकता है दूसरे सदस्य दे दे और फिर आपको दिक्कत हो जाए। अब इसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट जो था, उसके तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। कब, देखिए 73 के बाद 74 में की गई थी। तो आप ध्यान रखिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, ये सर्वोच्च न्यायालय ये की गई थी 1774 में। इसमें मुख्य न्यायाधीश सहित 4 लोग थे। इसका मुख्य न्यायाधीश कौन था, मुख्य न्यायाधीश थे इसके एलिजाह इम्पे। और इसके 3 अन्य न्यायाधीश कौन कौन थे, ये बात बहुत ध्यान रखने वाली बात है। एक था चैम्बर्स, लिमेस्टर, हाइट। देखो चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। देखो आज आप पढ़ रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं आपको याद रहेगा, लेकिन कल अचानक भूल जाते हैं, कितना भी आप वो करें यदि रिवीजन नहीं करते हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी सलाह दूंगा, इन तीनों न्यायाधीशों को एलिजा इम्पे तो नहीं भूलोगे क्योंकि एक मुख्य न्यायाधीश हैं, लेकिन 3 नामों को थोड़ा याद रखने का तरीका जरूर बता सकते हैं। लिमेस्टर को याद रखिएगा, लिमेस्टर चैम्बर में चले गए और हाइड हो गए, जाहिर सी बात छिपी जाएंगे, हाइड होना, ठीक है ना, तो याद रखिए। तो आपको ये रेगुलेटिंग एक्ट है। मुझे लगता है आपको मैं फिर से दोबारा एक बार याद कराना चाहूँगा। सबसे मेन बात तो ये है कि रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा एक तो जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स थे, जो गवर्नर जो एक परिषद थी, उस परिषद के सदस्यों को चुनने का काम करती थी, वो अब कार्यकाल बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया। अब 1/4 सदस्य प्रतिवर्ष अवकाश प्राप्त कर लेते थे। अब इन सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष था एक बार, ठीक है। ये चीज आपको बिल्कुल कंफर्म होनी चाहिए। दूसरा, अब बंगाल का गवर्नर तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, आपका वारेन हेस्टिंग्स ही था। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, ये लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो अब देखिए, अब आपको इसमें 2 चीजें, जो गवर्नर जनरल था और उसकी परिषद थी, ठीक है ना, उसमें 4 सदस्य थे। तो गवर्नर जनरल तो आपका हो गया ये वारेन हेस्टिंग्स। 4 सदस्य कौन कौन से थे, बोलिए, फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिन, मानसन, बारवेल। और 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके तहत 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इस न्यायालय की जो मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एलिजाह इम्पे थे। और इसके 3 अन्य सदस्य कौन था, लिमेस्टर, चैम्बर में हाइड हो गए। तो चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड, ठीक है। तो आपको ये आपका हो गया रेगुलेटिंग एक्ट। इसी से फैक्ट, जो मेन फैक्ट्स होता है यही सबसे, देखिए मैंने इसमें पूरी चीज़ों को कवर कर दिया। या तो वो पूछे, बहुत ज़्यादा पूछेगा कि ये तीनों प्रेसिडेंसियों से पूछेगा, या तो बंगाल का प्रथम पूछेगा, और यदि कंफ्यूजन देना होगा तो पूछ देगा बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। या और लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, अंतिम गवर्नर जनरल कौन था।
तो इस भारत का अंतिम प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा। अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल और परिषद थी, इसमें कौन कौन से फैक्ट, बस ये आपको ध्यान देना है। तो ध्यान रखिए, गवर्नर जनरल इसका परिषद था, ठीक है ना। और इसका जो दूसरा इसमें सदस्य थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलिप फ्रांसिस मानसन बारवेल क्लेवरिंग, ठीक है ना, फिलिप फ्रांसिस मानसन बारवेल और क्लेवरिंग। इसके बाद इसी एक्ट के तहत 1774 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया, जिसके मुख्य न्यायाधीश एलियाह इम्पे थे, और इसके जो 3 सदस्य कौन कौन थे, चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। इसके बाद आपका क्या आता है, पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है ना। तो फिलहाल इसमें मैं इसी को करके आपके सामने अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि छोटे छोटे इसमें आपके सामने प्रस्तुत करूं, जिससे आपको भी बोरिंग ना महसूस हो, वरना ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग आपको लगेगा और फिर आप इग्नोर करने की कोशिश करेंगे। ओके।